हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे शुक्राणु की संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले हम करेंगे पिछली क्लास की कुछ यादों को दोहराएंगे हम, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको शुक्राणु की संरचना को। देखिए, अभी क्या होता है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शुक्राणु जनन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप कहेंगे सर जी, हमने पिछली क्लास में जब पढ़ लिया था तो हम इस क्लास में क्यों पढ़े। तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से ही हमको शुक्राणु की संरचना मिलेगी। तो इस वजह से आपको उसको थोड़ा सा रिवीजन करना आवश्यक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में आपने यही पढ़ा था, शुक्राणु से रिलेटेड जो था वो यही पढ़ा था, शुक्राणु जनन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, यही बात पढ़ी थी आपने ना। देखो, इसमें क्या हुआ है, शुक्राणु आया है और एक जनन आया है। शुक्राणु का मतलब तो आपको पता ही है, शुक्राणु होता है, और जनन का भी मतलब हम आपको बता दें। जनन का मतलब होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति। तो शुक्राणु क्या करेगा, अपने जैसे ही शुक्राणु की उत्पत्ति करेगा, क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, शुक्राणु जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर हम बेटा बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन में क्या क्या चीजें हुई थी, तो सबसे पहले आपको शुक्राणु जनन में मिला था स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो कि 2 प्रकार का था। स्पर्मेटोगोनिया में ढेर सारे सबसूत्री विभाजन हुए थे, माइटोसिस डिवीजन हुआ था, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बने थे। उसी में से एक चल करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ और सूत्र विभाजन हुआ तो बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हुआ तो ये बन गया स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया, शुक्राणु का निर्माण कर लिया। ये प्रोसेस थी हमारी शुक्राणु जनन में। तो अगर बेटा हम बात करते हैं कि स्पर्मेटिड क्या है और स्पर्म में अंतर क्या है, स्पर्मेटिड और स्पर्म में अंतर की बात करते हैं। देखो, दोनों ही में बहुत अंतर है। अगर स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो स्पर्मेटिड गोलाकार होता है और बिना मूवमेंट वाला होता है, लेकिन स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म क्या होता है, ये मूवमेंट वाला होता है। चलिए, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन सा भाग किस चीज से बना हुआ है, इसका काम क्या होता है, उन सभी के बारे में। ठीक है, तो इतनी तो हमारी पिछली क्लास थी जो कि हमने आपको बता दिया। अभी हमने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ था। तो बेटा देखो, ये स्पर्मेटिड है जो कि गोलाकार होता है, इसमें ये एक टेल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, स्पर्मेटिड जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है। नॉन मोबाइल का मतलब अचल होता है, इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। इस स्पर्मेटिड में ढेर सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, उस प्रकार से हम कोशिकांग को अगर बनाएं और आपको समझाने की कोशिश करें तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये जो हमने बना दिया है, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा है गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी, जिसको हम कहते हैं गोल्जी काय। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये सभी आपने कक्षा 9 में ही पढ़ लिया होगा। अब इसमें अगर हम बीज की बात करते हैं तो बीज में क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, जिसको हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, n प्रकार का होता है। और इस n प्रकार के न्यूक्लियस में अगर हम टोटल क्रोमोसोम के नंबर की बात करते हैं, गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है 23 गुणसूत्र होता है। ठीक है, कितना होता है, 23 गुणसूत्र होता है। दैट इज कितना होता है, 22 प्लस एक्स वाई होगा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा।
ठीक है, इतनी चीजें होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है इस प्रकार से ढेर सारी, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और इसी में क्या होता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है। ये क्या हो गए भैया हमारे, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये क्या है भैया, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जिसको हम कहते हैं तारक काय। इतनी बात समझ में आए बाबू। चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड का, स्पर्मेटिड का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पर्मेटिड का है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड, खैर पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप फिर भी जान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड क्या होता है। तो स्पर्मेटिड एक गोलाकार अचल संरचना होता है जिसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि गाल्जी काय, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो स्पर्मेटिड होता है, यही स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड हम पढ़ रहे हैं, यही स्पर्मेटिड क्या होता है, आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो क्या क्या चीजें स्पर्मेटिड की स्पर्म में क्या क्या बनाती है उसको जान लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए कि स्पर्म क्या होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, तो इसको कहेंगे हम मैच्यूरेशन। क्या कहेंगे, मैच्यूरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, मैच्यूरेशन कहेंगे, या फिर कहेंगे कन्वर्जन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या कहलाएंगे हम, इसी को कहेंगे कन्वर्जन ऑफ स्पर्म, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलना। अब ये बदलता कैसे भाई, देखो सर्टोली कोशिका होती है हमारे टेस्टिस में, हमारे वृषण में क्या होती है, सर्टोली सेल पाई जाती है। उस सर्टोली सेल के अंदर ही जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इतनी बात तो हमने पिछली क्लास में भी बताया था, तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो क्या जाता है मेरे बाप का और आपके बाप का, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं तो जो सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली सेल की बात करते हैं, तो जो सर्टोली सेल होता है वो सिक्रीट करता है, क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर को, स्पर्म को परिपक्व करने वाले फैक्टर को, कारक को ये सिक्रीट करता है। उस कारक को परिपक्व करने वाले कारक को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। कौन, सर्टोली सेल। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्पर्म मैच्योर होता है या फिर स्पर्म का कन्वर्जन होता है, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन होता है स्पर्म में, वो होता है कहां पर, सर्टोली सेल में। अब अगर हम बात करते हैं तो ये स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलेगा, तो स्पर्म की संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी बाबू। देखो, कुछ इस प्रकार से स्पर्म की संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा बना रहा हूं, इस प्रकार से स्पर्म की संरचना बन जाएगी आपकी। इस प्रकार से बेटा स्पर्म की स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। देखो, ये बन गई स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो स्पर्म के अंदर क्या बनाते हैं इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो सबसे ऊपर जो है दिखाई दे रहा है, ये है आपका एक्रोसोम। ठीक है, उसके नीचे ये जो है बड़ा सा आपका दिखाई दे रहा है, वो है आपका केंद्रक। ठीक है, इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। अभी अगर हम इसके नाम की बात करते हैं, नामकरण करते हैं, तो साथ साथ वो भी देखते चलते हैं। देखो, ये जो चीजें हैं, ये चीज क्या है, ये चीज है आपका एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को हम दूसरा नाम हिंदी में देते हैं अग्रपिंडक, अग्रपिंडक। बात समझिएगा आप। उसके बाद ये नीचे जो है, वो नीचे क्या है भैया, ये नीचे आपका है केंद्रक। क्या है, ये नीचे क्या है, ये नीचे एक बड़ा सा केंद्रक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये बड़ा सा का क्या है, ये है केंद्रक। उसके बाद अगर बेटा हम इसी में बात करते हैं
तो यहाँ पर जो होती है वो एक सेंट्रियोल जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है वो पाई जाती है। ये क्या है, ये हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है, अगर हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल है। अब दोनों सेंट्रियोल का जो नाम है बेटा वो अलग अलग है। पहले जो ऊपर सेंट्रियोल है केंद्र के पास वाले सेंट्रियोल को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कहेंगे हम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे। और नीचे की जो सेंट्रियोल है इसको कहेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। अभी डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है बेटा वहां से निकलता है आपका एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट निकलता है किससे, डिस्टल सेंट्रियोल से। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म की तो कुछ इस प्रकार से आपको बीच में एक संरचना दिखाई देगी, बड़ी सी लाइन दिखाई देगी। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको हम नाम देते हैं एक्सियल फिलामेंट का, एक्सियल फिलामेंट। अभी बताते हैं एक्सियल फिलामेंट क्या है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पर्म में तो माइट्रोकांडिया भी इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, माइट्रोकांडिया भी लगा होता है। बात को समझिएगा, आप स्ट्रक्चर भी आसानी से बना जाएंगे स्पर्म का, ताकि आपको देखिए अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं ध्यान से, जो चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आप ऐसे करते हैं तो आप स्ट्रक्चर स्पर्म का जो है वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको नाम तो पता हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये बात क्लियर हो जाएगा तो आप स्ट्रक्चर भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखो ये बन करके तैयार हो गया ना स्पर्म का स्ट्रक्चर। चलिए अब अभी हम बात करते हैं, ये जो चीज हमने बनाई है ये क्या है, तो ये है माइटोकांड्रिया। ये क्या है, माइटोकांड्रिया। अब ये माइटोकांड्रिया जो होता है वो होता है स्पर्म का पावर हाउस। क्या होता है, स्पर्म का पावर हाउस होता है। लिखेंगे इसको हम स्पर्म ऑस्ट्रोफी एस लगा करके पावर हाउस। इसका मतलब क्या हो गया, शुक्राणु का ये ऊर्जा गृह होता है। और इधर ये जो बड़ा सा भाई दिखाई दे रहा है ये है टेल, यानी कि ये है पूंछ। ठीक है, ये है शुक्राणु का पूंछ। अब बात ये आती है कि जो स्पर्मेटिड है उससे हमने तो स्पर्म बना लिया, लेकिन हमने स्पर्मेटिड के किस पार्ट से स्पर्म का कौन सा पार्ट बना इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटिड में जो ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है, यहां पर मैं लिखूं स्पर्मेटिड में, यहां पर स्पर्मेटिड में लिख देता हूं। देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपकी समस्या दूर हो जाए जो बची खुची है, ताकि आप स्पर्म का स्ट्रक्चर भी समझ सके। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर तो हमने बढ़िया सा बना दिया है, अब इसके कार्य के बारे में बताना है, मतलब ये कैसा होता है इसको बताना है। देखो ये स्पर्मेटिड हो गया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, स्पर्म लिख दिया। अब स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो स्पर्मेटिड क्या होता है, राउंड शेप का होता है। स्पर्मेटिड क्या होता है, राउंड शेप का होता है, गोलाकार का होता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म भैया एक चम्मच के जैसा होता है। स्पर्म क्या होता है, चम्मच के जैसा होता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटिड के अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अब स्पर्मेटिड का ये जो गोल्जी बॉडी होता है बच्चों, वो बदल जाता है स्पर्म के एक्रोसोम में। स्पर्म के एक्रोसोम में बदल जाता है, स्पर्म के एक्रोसोम में बदल जाता है, इसको अगर पेंटेक करते हैं। दूसरी नंबर अगर हम बेटा बात करते हैं तो इस स्पर्म के अंदर, ठीक है, और स्पर्मेटिड के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो स्पर्मेटिड में जो न्यूक्लियस होता है वो आगे चल करके स्पर्म के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो माइटोकांड्रिया यहाँ पर भी है और माइटोकांड्रिया यहाँ पर भी है। पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह जिसको कहते हैं वो यहाँ पर भी है। देखो अगर हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया की तो माइटोकांड्रिया यहाँ पर भी है, ये भी माइटोकांड्रिया यहाँ पर भी है, माइटोकांड्रिया। अब आती है आपकी मेन पॉइंट में क्या आ जाएगी भैया, सेंट्रियोल, जिसको तारककाय कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, अब सेंट्रियोल जो होता है वो स्पर्म में भी सेंट्रियोल ही बनाता है, लेकिन कैसा सेंट्रियोल बनाता है उसको देख लो। तो ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है वो दो प्रकार का सेंट्रियोल बनाता है स्पर्म के अंदर। कौन कौन से दो प्रकार का बनाता है, तो पहला जो बनाता है वो होता है प्रॉक्सिमल,
क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है बच्चों, वो हमेशा स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है। देखो स्पर्म के न्यूक्लियस के पास है कि नहीं है? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है? ऑलवेज अटैच्ड विथ स्पर्म न्यूक्लियस। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है? ऑलवेज अटैच्ड विथ स्पर्म न्यूक्लियस। बट दूसरा जो हमारा यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल की बात करते हैं तो डिस्टल सेंट्रियोल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो फॉर्म करता है, यहां से अराइज होता है एक्सियल फिलामेंट, जिसको हमने यहां पर दर्शा रखा है, एक्सियल फिलामेंट बनता है। बात समझ में आई कि स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या अंतर है? तो जब भी कोई पूछेगा तो आंख मूंद कर बताना भाई कि स्पर्मेटिड का जो गॉल्जी बॉडी है वो स्पर्म का एक्रोसोम बनाता है, जिसमें ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम फर्टिलाइजेशन के समय काम आता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है हाइलोरुडिनेज, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है पानी लगाकर। ठीक है, तो उसके बाद ये तो सभी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं अच्छे से। लेकिन सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए एक बार फिर से। जिस किसी ने अगर नहीं किया है तो वो कर सकता है फिर से, जिसने किया है वो रिवाइज कर ले, किसी का कुछ नहीं जाता दोबारा से रिवाइज करने में। जब एक बात बताओ, बारात दूल्हा ले जाता है दुल्हन, ठीक है, तो बारात क्या होता है? हमेशा दूल्हा ले जाता है। और ये स्पर्म कहां पाया जाता है? दूल्हे के अंदर पाया जाता है। और ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, तो वो हमेशा दुल्हन के अंदर पाया जाएगा। तो बारात अगर दूल्हा ले जाएगा तो मूवमेंट कौन होगा? मूवमेंट किसमें पाया जाएगा? स्पर्म में पाया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो यहां से लेकर के जो यहां तक की लंबाई होती है बच्चों स्पर्म की, यानी कि शुक्राणु की जो अग्रपिंडक से लेकर के टेल तक की लंबाई होती है वो होती है 50 म्यूमीटर से लेकर के 65 म्यूमीटर तक। कितनी होती है? 50 से 65 म्यूमीटर तक। पहली पॉइंट ये बनती है शुक्राणु की लंबाई की। ठीक है, शुक्राणु की शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो भैया हमने बता दिया अभी 50 म्यूमीटर से 65 म्यूमीटर तक होती है। पहली पॉइंट क्लियर हो गई, 50 म्यूमीटर से 65 म्यूमीटर तक होती है शुक्राणु की लंबाई। दूसरी बात क्या होती है? शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु चल होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? शुक्राणु के अंदर मूवमेंट पाया जाता है। तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी भैया? तीसरी पॉइंट को भी याद करना, शुक्राणु में सिर, गर्दन जिसको ग्रीवा करते हैं, मध्य भाग तथा पूंछ पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई भैया। चलो ये हमारी तीसरी पॉइंट भी क्लियर हो गई। अभी आप कहेंगे सर जी इसमें गर्दन, सिर, पूंछ है कहां? देखो भाई, इतना जो संरचना है, ये जो भाग है ये है हेड, HEAD, जिसको हम कहते हैं सिर। इसके बाद ये जो भाग है वो कहलाएगा आपका नेक, यानी सीके। ठीक है, नेक यानी कि गर्दन कहलाएगा। उसके बाद ये जो भाग है ये कहलाएगा भैया आपका मिडिल पीस, यानी कि मध्य भाग कहलाएगा। और बाकी का इसके नीचे जो बच जाता है वो सबके सब क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं शुक्राणु के सिर की, फिर गर्दन की, फिर मध्य भाग की, फिर पूंछ की बात करते हैं। देखो शुक्राणु की अगर हम सिर की बात करते हैं, लिखे हम पहले सिर यानी कि HEAD। हेड की बात करते हैं तो हेड क्या होता है? हेड के अंदर, हेड जो होता है क्या होता है? हेड के अंदर एक पाया जाता है एक्रोसोम, एक पाया जाता है न्यूक्लियस। एक एक्रोसोम, एक न्यूक्लियस। एक्रोसोम क्या होता है? तो टोपी के समान एक संरचना होती है। क्या होती है? टोपी के समान एक संरचना होती है जो स्पर्मेटिड के गॉल्जी बॉडी से बनी होती है। स्पर्मेटिड के गॉल्जी बॉडी यानी कि गॉल्जी काय से बनी होती है। इसमें क्या होता है?
ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका नाम हाइल्यूरोडिनोज होता है, और यह एंजाइम निषेचन के समय कार्य करता है। इतनी समझ में आई बात। दूसरा क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में काम आता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम के नीचे स्थित होता है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं गर्दन की, तो गर्दन में देखोगे आप क्या है, 2 सेंट्रियोल है। क्या है, 2 सेंट्रियोल है। तो गर्दन के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिसको तारक काय कहते हैं। 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। अगर हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑलवेज अटैच्ड विद न्यूक्लियस, यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो हमेशा केंद्रक से जुड़ा होता है। डिस्टल सेंट्रियोल की बात करते हैं तो डिस्टल सेंट्रियोल आगे चल करके एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य भाग की, तो मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मध्य भाग में क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। शुक्राणु में अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है तो उसको कहेंगे शुक्राणु का ऊर्जा गृह, और अगर जनरली किसी सेल में पाई जाएगी तो हम इसको कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं शुक्राणु के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है वो किस रूप में व्यवस्थित होती है, अगर हम बात करेंगे इसके अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था क्रम की बात करते हैं। शुक्राणु के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की व्यवस्था क्रम की बात करते हैं, तो शुक्राणु के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यवस्था क्रम है वो क्या है, स्पाइरल है। स्पाइरल, इसको हम नीबेन कर्व भी कर सकते हैं, नीबेन कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम करते हैं जिग जैग, ठीक है, जिग जैग। देखो भैया जिग जैग कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना जेड के आकार का, तो पूरा तो ऐसा ही बना हुआ है। तो देखो इसको हम जिग जैग भी कर सकते हैं, स्पाइरली भी कर सकते हैं, नीबेन कर्व भी कर सकते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शुक्राणु के अंदर किस रूप में स्थित होता है, ये समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेल की, तो टेल होता है भैया वो एक लंबा होता है, जिसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। ये टेल क्या करता है, शुक्राणु को मोशन यानी कि गति करने में सहायता करता है। टेल क्या करता है, शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। एक मेन पॉइंट बच गई, हमारा पूरा मेन पॉइंट बच गया भाई। देखो अगर हम बात करते हैं पूरे शुक्राणु की बॉडी की, पूरा जो शुक्राणु का शरीर होता है वो एक चीज से ढका होता है, एक लेयर से ढका होता है। इसके बाहर जो दिख रहा है आपको ना, ये एक लेयर है। इस लेयर को क्या कहेंगे, तो देखो जो भाई शुक्राणु का जो पूरा शरीर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। किससे ढका होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर से देखिए, अगर शुक्राणु के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शुक्राणु क्या होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में बटा होता है। हेड के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक्रोसोम, न्यूक्लियस पाई जाती है। एक्रोसोम के अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय कार्य आती है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है भैया आपका हैमोलाइड गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या इसमें 23 होती है। या तो 22 + XY होगा या फिर 22 + XX होगा। उसके बाद मिडिल पीस की बात करते हो तो मिडिल पीस में क्या पाया जाता है भैया, आपको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो ऑलवेज अटैच्ड होता है, यानी कि हमेशा जुड़ा होता है केंद्रक के साथ। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो आगे चल करके आपका एक्सियल फिलामेंट बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि स्पाइरली या फिर जिगजैग या फिर नीबेन कर्व व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होता है, और इसी को हम कहते हैं शुक्राणु का ऊर्जा गृह, ठीक है। शुक्राणु को गति करने के लिए, मोशन करने के लिए जो एनर्जी मिलता है, जो ताकत मिलता है, जो पावर मिलता है, ठीक है, वो ग्लूकोज से नहीं मिलता जो हम लोग पीते हैं, ना तो बॉर्नविटा से मिलता है, वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेल की, तो टेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शुक्राणु की गति में। जब टेल जो होगा इसका इस प्रकार से मोशन करेगा तो शुक्राणु क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। इससे ये पता चलता है कि शुक्राणु दूल्हा है और ये बारात लेकर जाएगा दुल्हन के पास, ठीक है। शुक्राणु दूल्हा है, बारात लेकर जाएगा दुल्हन के पास, इसलिए तो इसमें पाई जाती है गति। और अंडाणु क्या है, दुल्हन है, उसमें गति नहीं पाई जाती, वो अपने घर पर ही रहेगी, क्योंकि निषेचन के लिए हर वक्त जाता है शुक्राणु। बात समझ में आई? चलिए, अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से क्लास को पीछे करके वापस से देखो, समझ में आ जाएगी। ध्यान इधर उधर भटकाने से नहीं,
ध्यान एक जगह लगाने से समझ में आती है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।